हेलो जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपकी सत्कार क्लासेस में। तो जैसे आपको पता है कि हमने राजस्थान का इतिहास, वो राजस्थान की पुस्तक है, राजस्थान की कला और संस्कृति 10th क्लास की है, तो हमने स्टार्ट कर रखी। तो आज उससे हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, राजस्थान का इतिहास। तो उसमें ही हमारा चैप्टर होगा राजस्थान के राजवंश। तो राजस्थान के राजवंश हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो राजस्थान के राजपूत वंशों का जो जो भी है इसमें दिए हुए हैं, वे वैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बार बार ही क्लास देखनी है ताकि आपको आसानी से इजी वे में लर्न हो जाएगा। ताकि मतलब इस पुस्तक से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है वो, तो ये आपके लिए ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। तो हमें पहले राजपूत वंशों का परिचय देखना है कि कौन कौन से राजवंश है। हमारा पहला वंश है गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक, यानी गुहिल वंश जो कि मेवाड़ का राजवंश है। तो उसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेवाड़। तो मेवाड़ क्षेत्र में क्या क्या कौन कौन से आते हैं कि उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़। तो ये सारे जिले किस में आते हैं? मेवाड़ में। तो ये क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ है। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अब्दुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेका से संबंधित करता है, यानी कि ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है कि अब्दुल फजल है ना, अब्दुल फजल जो विदेशी शासक है, यानी विदेशी इतिहासकार है, शासक ने विदेशी इतिहासकार अबुल फजल है। तो इसने क्या बताया? गुहिलों को ईरान के शासक यानी नौशेका से संबंधित मानता है ये। और कर्नल जेम्स टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। तो यानी टोड इनको वल्लभी मानता है, टोड वल्लभी, और जो अबुल फजल है ना, वो मानता है इनको नौशेका जो शासक है, ईरान का कोई शासक है नौशेका, तो उससे संबंधित मानता है। वहीं नैणसी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। तो नैणसी और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनको क्या मानते हैं? 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासक स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। उनके ये किसके मत के अनुसार है? गौरी शंकर ओझा के अनुसार। बप्पा रावल, देखिए अब बप्पा रावल से हम स्टार्ट करते हैं। बप्पा रावल, इसका टाइम पीरियड दे रखा है इसमें 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक, यानी 753 ईस्वी तक। तो बप्पा रावल का टाइम पीरियड याद रखना है, 734 ईस्वी से 753, 734 और 53। तो बप्पा रावल का ये टाइम पीरियड है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो मानमोरी को परास्त किया था बप्पा रावल ने। और बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का लकुलिस मंदिर का निर्माण भी कराया। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो ये बप्पा रावल ने। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो प्लीज़ मेरी बात सुनिए आप और ध्यान से इस बुक को मैं आपको इजी वे में पूरी की पूरी कंप्लीट करा दूंगी। तो देखिए, एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता भी माने जाते हैं। आपको भी पता है कि एकलिंग जी जो है गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं और जो वास्तविक शासक भी कहा जाता है इनको। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी, यानी कि बप्पा का जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था और जो कालभोज नाम था उसकी उपाधि बप्पा थी। तो
वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु किताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब देखो बप्पा ने किसे परास्त करके जो ये मेवाड़ को मतलब नागदा को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये याद रखना है आपको। मानमोरी जो शासक था चित्तौड़ का, उसको परास्त करके बप्पा ने जो नागदा को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये ध्यान रखना है। बप्पा किसी तो चित्तौड़ का शासक तो ये क्या उसकी सेवा में था, मानमोरी की ये सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मेयर, देखिए ये सीवी वैद्य है ना, ये इतिहासकार जो इसकी बप्पा की तुलना है ना, बप्पा की तुलना किससे करते हैं, तो सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल जो फ्रांसीसी सेनापति है, चार्ल्स मार्टेल, इससे करते हैं, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। यानी कि फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से बप्पा की तुलना की जाती है। तो ये किसने की है, सीवी वैद्य ने। तो ये ध्यान रखना है। अब हमारा आ जाता है दूसरा शासक है चैत्र सिंह। चैत्र सिंह 1213 से लेके 1253 तक टाइम पीरियड, ये ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन में टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है आपको। बप्पा का टाइम पीरियड पता है आपको क्या है, देखिए मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पे 734 से 753 ईस्वी तक, यानी कि बप्पा का टाइम पीरियड है 734 से 53, ध्यान रखना है। और चैत्र सिंह का टाइम पीरियड है 1213 से 1253, तो इसका भी 53 है और इसके भी पीछे 53 है, लेकिन इसका 700 है और इसका 12 और ये 13 है, याद रखना है। तो चैत्र सिंह गुहिल के एक ही वंशज चैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। वह 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश से, ये भूताला का युद्ध कब हुआ था, 1200, अच्छा एक मिनट, भूताला का युद्ध भी पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भूताला का युद्ध कब हुआ था। इसका टाइम पीरियड है 1227 ईस्वी में दिल्ली के, तो ये ध्यान रखना है, दिल्ली के गुलाम वंश ने सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसूरी सिंह का जो ग्रंथ है हमीर मर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। तो इल्तुतमिश को किस ग्रंथ में हमीर कहा गया है, तो ये ध्यान रखना है। जय सिंह का है ना, जय सिंह सूरी, जिसका ग्रंथ है हमीर मर्दन, ये इसी के ऊपर लिखा गया है और इसको इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है, इसी ग्रंथ में कहा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इस ग्रंथ में ही इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने चैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ों के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा चैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की है। तो ये ध्यान रखना, वो ऐसे ही कोटेशन पूछ सकता है, ऐसे लाइन दे देगा कि ये किसने कहा है या ये किस राजा या किस शासक के बारे में ये बात कही गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि चैत्र सिंह की प्रशंसा में कही है और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ये बात कही है। तो हम देखते हैं तीसरा राजवंश है मेवाड़ का, वो है रतन सिंह। तो इसका टाइम पीरियड तो सबको ही पता होता है, 1302 से लेके 1303 तक, जो चित्तौड़ पे आक्रमण होता शाखा हुआ था, तो ध्यान है हमें। तो देखिए रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी वही है जो रानी पद्मिनी के समय आक्रमण हुआ, शाखा हुआ था, तो वही, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में, तो ये टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है, पद्मावत का टाइम पीरियड है, कब लिखी गई थी, 1540 ईस्वी में, और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी पद्मावत। तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या बोलते हैं इसमें, इस मत के मान्यता प्रदान करते हैं, जबकि देखो
हाँ, तो मोहम्मद मलिक जैसी है ना, इन्होंने पद्मावत में तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण का कारण वो बताया है रानी पद्मती, और उसके उसके समर्थन में है दशरथ शर्मा जी। तो ये ध्यान रखना है आपको, वो समर्थन करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल, ये भी ध्यान रखना है, वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ, ये ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो ने किस ग्रंथ में जो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, तो उसका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये है खरजाइन उल फुतू, खरजाइन उल फुतू है, खरजाइन उल फुतू ध्यान रखना है आपको, किसका है, अमीर खुसरो का ग्रंथ है, और इसमें उसकी जानकारी मिलती है। और पद्मिनी ने इसमें जो जोहर किया था उसकी ये सारी जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। इस आक्रमण का वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजरा खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। तो देखिए ये भी ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, तो अपने ही पुत्र खिजरा खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था। कर चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रख दिया था, तो यानी कि अपने पुत्र के नाम पर ही उसने खिरजाबाद रखा है और खिरजा खां को उसका प्रशासक नियुक्त किया था। तो दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। आक्रमण कब, साका कब हुआ था या फिर चित्तौड़ को कब विजित किया था उसने, तो ध्यान रखना है 1303 ईस्वी में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइम पीरियड। और अमीर खुसरो की रचना भी खजाइन उल फुतू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। और रतन सिंह मेवाड़ के गुइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चले, हमारा दूसरा शासक है राणा हमीर। राणा हमीर को कौन नहीं जानता, और इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है ज़्यादातर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे क्या सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य की संज्ञा दी गई है। और राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। तो देखिए, राणा हमीर ये इम्पोर्टेंट है। और इसके आने के बाद ही जो गुहिल वंश है वो सिसोदिया कहलाने लगा, यानी कि इसी की शाखा के बाद सिसोदिया वंश स्टार्ट होता है, और इसने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। तो ये भी ध्यान रखना है। जागीरदार हमीर ने क्या 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना, यानी गुहिल वंश की पुनः स्थापना बोल दो, या फिर उसको सिसोदिया वंश वहीं से प्रारंभ होता है जब इसने ये शाखा रखी। तो यानी कि पुनः स्थापना किसने की, ये भी ध्यान रखना है आपको कि राणा हमीर ने, और कब की 1326 में, है ना, और उसे सिसोदिया कहा गया, है ना। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों, यानी कि हमीर के जो दादा थे लक्ष्मण सिंह, ये भी ध्यान रखना है, वो अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये हमीर जो लक्ष्मण सिंह उनका पोता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए, यानी कि हम राणा हमीर के बाद ही सब शासक सिसोदिया कहलाने लगे। और इसे ही हम राणा हमीर को ही कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन। तो दोनों ही उपाधियाँ ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी भी जा चुकी कितनी बार, तो आपको ध्यान रखनी है। और सिंगोली का युद्ध जो बांसवाड़ा में होता, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किसने किया था, हमीर ने ही किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो महाराणा लाखा, हाँ तो एक मिनट ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि जो ये है सिंगोली का युद्ध, इसका टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है। 1336 है इसका टाइम पीरियड। तो ईस्वी ये भी ध्यान रखना है, ये कब हुआ था, 1336 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम देख लेते हैं महाराणा लाखा। अगला शासक है हमारा महाराणा लाखा। तो ये महाराणा लाखा, इनका टाइम पीरियड है 1382 से 1421, 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक। देखिए 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। तो देखिए महाराणा जो
मेवाड़ का शासक बना वो बना लाखा, और मारवाड़ के रणमल की बहन यानी कि हंसाबाई का जो विवाह था वो लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि विवाह लाखा के साथ ही संपन्न यानी कि अपने पिता के साथ ही संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। तो यही कारण था। तो चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि चूड़ा की जो उपाधि है वो है भीष्म पितामह। तो किस शासक को कहा जाता है, तो राव चूड़ा को कहा जाता है। और राणा लाखा के समय जवाहर माइंस में चांदी व शीशा के जो भंडार है वो भी बहुत ही अधिक मात्रा में निकलने लगे, जिसके आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इस समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। तो ये किसके समय करवाया था, राणा लाखा के समय ये बंजारे ने। तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय हुआ था। अब देख लेते हैं दूसरा शासक महाराणा मोक्कल। तो लाखा के बाद आता है मोक्कल। तो 1421 ईस्वी से लेके 1433 ईस्वी तक ये किसका है, मोक्कल का टाइम पीरियड है। देखो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना है अपन को। लाखा का 1382 से 1421 ध्यान रखना है, 1382 और 1421, फिर 1421 से लेकर 1433 तक मोक्कल का हो जाता है। महाराणा मोक्कल लाखा व अंशा का पुत्र था, यानी कि लाखा और अंसाबाई का जो पुत्र था वो कौन है, मोक्कल था। और 1421 ईस्वी में जब मोक्कल शासक बना तो अल्प आयु होने के कारण चूड़ा ने उसके संरक्षण के रूप में कार्य किया। पर जब चूड़ा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। और 1433 ईस्वी में मोक्कल की जिलवाड़ा में चाचा व मेराने ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। यानी कि मोक्कल की ये नाबालिग ही था, तो इसकी हत्या किसने कर दी, 1433 ईस्वी में चाचा और मेराने महपा पवार के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी गई। अब शासक बनता है महाराणा कुंभा। तो इसका टाइम पीरियड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1433 से लेके 1468 तक ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा का टाइम पीरियड है 1433 से लेके 1468 तक कुंभा है ना। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा, यानी कि मोक्कल के बाद उसका पुत्र ही बना था महाराणा कुंभा। 1433 में ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, यानी कि कुंभा कब शासक बना, 1433 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है, मेवाड़ का शासक कुंभा 1433 ईस्वी में बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। और 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को क्या किया, परास्त कर बंदी भी बना लिया था। तो ये ध्यान रखना है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1437 में। ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। और मालवा के शासक किसके साथ हुआ था, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम, यानी महमूद खिलजी प्रथम के साथ हुआ था सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और महमूद खिलजी का, तो 1437 में। तो ये ध्यान रखना है। और उसको परास्त भी किया और बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण भी किया था, है ना, कि मालवा की विजय की उपलक्ष्य में ही निर्माण किया था इसका, विजय स्तंभ का। तो ये ध्यान रखना है आपको। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। और 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर को छीन लिया, परंतु बाद में ही संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। तो इसने वापस संधि भी कर ली थी और वापस वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था, तो सारंगपुर के युद्ध में जब मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया था, तो उस विजय के उपलक्ष्य में इसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन
के बीच चंपानेर की संधि हुई। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि देखो ये बुक ना आपके लिए, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको इसको तो रीडिंग करना ही पड़ेगा एक बार, और एक बार तो आपको पढ़ना है, एक बार से आपको ये लर्न भी नहीं होगी, कम से कम 3 से 4 बार आपको ये रिवाइज करनी पड़ेगी, तब आपको ये पूरी लर्न होगी। और ये देखो जितने भी टॉपिक अगर आपके एग्ज़ाम में दिए हुए मेंशन है इस बुक में जो है, तो आपको ये ज़रूर आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए चंपानेर की संधि हमें ध्यान रखनी कब हुई थी, 1456 में। तो 6 से 56 और चंपा, 6 से 56 और चंपा याद रखना है। 1456 में चंपानेर की संधि अब किस शासक के बीच में थी, तो मालवा के शासक खिलजी के बीच और गुजरात का कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच। तो ये दोनों के ही बीच ये संधि हुई थी। और ये संधि किस लिए की थी, इसका कारण भी जान लेते हैं। संधि में ये तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। तो ये इन दोनों के बीच मतलब ये डिसीजन किया इन दोनों ने कि हम दोनों संधि करते हैं और कुंभा पे आक्रमण करेंगे और उसका जो राज्य छीन लेंगे और दोनों ही आधा आधा कर लेंगे, यानी कि उसको बांट लेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, 1457 और 58 में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासक में मतभेद पैदा होने के कारण विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, यानी कि दोनों ही असफल होकर दूर हो गए, यानी कि आपस में ही मतभेद के कारण खुद ही लड़ने लग गए। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें से सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कवि राजा श्यामल दास की भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं, यानी कि जो 84 दुर्ग हैं मेवाड़ में, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने किया, अकेले कुंभा ने ही किया। और ये भी कवि भी इसका सहमत देते हैं कि कवि राजा श्यामल दास। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। अच्छा देखो ये भी ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ का प्रशस्ति, इसका शिल्पी तो मंडन था, और ये भी ध्यान रखना है। और देखो कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभस्वामी व श्रृंगार चोरी का निर्माण भी कुंभा ने करवाया। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो देखिए कुंभा ने कुंभस्वामी मंदिर, देखो कुंभस्वामी मंदिर भी 2 है, एक चित्तौड़गढ़ में और एक कुंभलगढ़ में। तो दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको कि कंफ्यूज नहीं होना है। चित्तौड़गढ़ में भी कुंभस्वामी मंदिर है और एक श्रृंगार चोरी मंदिर, ये कुंभा ने बनाया। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर का निर्माण भी एवं रणकपुर के मंदिर भी बनवाए, ये भी ध्यान रखना है। कुंभा एक विद्वान एवं विद्या अनुरागी शासक था। तो देखो कुंभा एक विद्वान भी था और एक विद्या अनुरागी शासक भी था, यानी कि ये विद्वान और एक संगीत वादक भी था। इसलिए खाना व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य, ये किसके द्वारा रची, खाना व्यास के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति रुचि रखता था। संगीत मीमांसा, देखो ये कुंभा की रचना है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत बार पूछी जा चुकी है। संगीत मीमांसा शुद्ध प्रबंध द्वारा रचित है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका भी लिखी है। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, कवि अत्रि और महेश, दोनों ही ध्यान रखने, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा अधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया है। तो देखो ध्यान रखना है कि इसे कौन कौन सी उपाधियां दी गई है। तो देखिए कुंभा को महाराजा अधिराज की, राव राय, दान गुरु और राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु और अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और आदि उपाधियों से सुशोभित किया गया है या विभूषित किया गया है। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा, ये भी ध्यान रखना है। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने
1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। तो इसको उन्माद रोग के कारण देखो कुंभा की मृत्यु, इतना महान शासक होने के कारण भी देखिए वो उसकी मृत्यु सही तरीके से नहीं हो पाई। तो देखिए अब दूसरा शासक है महाराणा सांगा। तो इसका टाइम पीरियड है 1509 से लेके 1528 तक। देखो कुंभा का बताया था मैंने, याद है या नहीं है? देखिए कुंभा का टाइम पीरियड है ना 1433 से 68, यानी 33 और 68 दोनों ध्यान रखना है, 1433 से 68। और राणा सांगा भी महान प्रतापी शासक हो रहा है। तो इसका टाइम पीरियड देख लेते 1509 से 1528 तक। उसका है 1433 से 68, ये ध्यान रखना है दोनों का ही। राणा सांगा संग्राम सिंह, यानी कि राणा सांगा जो ये संग्राम सिंह इसका नाम था, वह उसके 3 भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह तीनों ही थे। और इनके तीनों के बीच ही क्या उत्तराधिकारी का संघर्ष चला। चारों ही स्वयं अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे, यानी चारों ही मानते थे खुद को कि मैं बनूंगा। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। पर इस संघर्ष में अंततः सांगा की विजय रहा और मेवाड़ का शासक भी कौन? सांगा ही बना। इतिहास में हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा, हिंदू पथ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सांगा। तो ये भी ध्यान रखना है, हिंदू पथ सांगा, हिंदू पथ सांगा यानी हिंदू के संग। तो ये ध्यान रखना है हिंदू पथ सांगा। तो सांगा की उपाधि हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना। तो ये 1509 में बना था। और कुंभा बना था, कब बना था? 1433 में, ये ध्यान रखना है। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासक कर रहा था। तो देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राणा सांगा जब शासक बना था मेवाड़ का तो कब बना था? ये पता है 1509 में, ये ध्यान रह जाएगा। और जब वह शासक बना तब मालवा पर शासक कौन था, या मालवा पर शासक किसका अधिकार था, या वहाँ पर शासन कौन कर रहा था? तो ये ध्यान रखना है आपको, सुल्तान नासिरुद्दीन वहाँ पर शासक था। तो 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। तो उसके बाद कौन बना? महमूद खिलजी द्वितीय बना। और ये भी मेदिनी राय के द्वारा। ये यहाँ का जो एक राजपूत था, सरदार था, इसने इसकी सहायता की और ये वहाँ का शासक बन गया। सफलता मिली। इस सफलता में मेदिनी राय का कद क्या बहुत बढ़ गया। अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया, क्योंकि जिताया इसी ने था, इसकी कूटनीतियों के कारण ही वो शासक बना था महमूद खिलजी। तो देखो इस पे अधिकार भी इसका ही था, और वो जो जैसे ये कहता था वैसे ही वो करता था। तो प्रत्यक्ष रूप से शासक तो था खिलजी वाला महमूद खिलजी थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शासक कौन कर रहा था? मेदिनी राय, है ना। अतः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा सांगा ने उसे बंदी बना लिया। ये ध्यान रखना है आपको। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ। तो ये भी ध्यान रखना है किस कारण हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। और 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा जिले में के युद्ध में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। तो खातौली का युद्ध कब हुआ था? ये भी ध्यान रखना है 1517 ईस्वी में, ध्यान नहीं होगा ये तो। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ था। और किसके सही मतलब कौन कौन थे दो पक्ष? एक तो राणा सांगा था और दूसरा था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो दोनों को ही हुआ, लेकिन हार किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी की। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर में भी इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। और 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। तो ये देखो इब्राहिम लोदी बाबर से भी पराजित हुआ और इधर सांगा से भी, और आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने इससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। ये उसने आरोप किस पे लगाया? राणा सांगा पे।
मदद नहीं की, मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती। चूँकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में उसने बाबर की सेना को पराजित किया। तो खानवा के युद्ध में तो सांगा को पराजित होना पड़ा था बाबर से, लेकिन 1527 ईस्वी में जब फरवरी 1527 ईस्वी में जब इसका ये कौन सा खानवा में तो पराजित हुआ, लेकिन बयाना का जो हुआ फरवरी 1527 में, तो बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को राणा सांगा ने पराजित किया था। लेकिन 17 मार्च को और 1527 को, बस मार्च का ही फर्क है यहाँ पे, ये फरवरी और यहाँ पे मार्च ध्यान रखना है। मार्च में हुआ था खानवा का और फरवरी में हुआ था बयाना का। तो बयाना में तो इसको बाबर को पराजित होना पड़ा, लेकिन खानवा के युद्ध में सांगा पराजित हो गया था। खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने एवं तुलुगम्मा पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। यानी कि दौसा बसवा में ही सांगा की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। और मांडलगढ़ में सांगा की समाधि भी स्थित है। तो देखो दोनों इम्पोर्टेंट है। मांडलगढ़ में यानी कि सांगा की समाधि कहाँ है, मांडलगढ़ में, और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बसवा दौसा में। तो दोनों ही ध्यान रखनी है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 और उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। तो ये भी ध्यान रखना है। राणा सांगा के बाद कौन, राणा रतन सिंह बना, और उसके बाद कौन बना, राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। राणा उदय सिंह, तो देखिए हम राणा उदय सिंह को, कि राणा उदय सिंह इनका टाइम पीरियड है 1537 से लेके 1572 ईस्वी तक। तो ये भी ध्यान रखना है, 1537 से लेके 1572 ईस्वी तक राजा। देखिए राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। यानी कि उदय सिंह वही है जिसको बनवीर से बचाया था, किसने, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में हुआ था, है ना। और उसके बाद देखो उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो उदयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किसने की थी, उदय सिंह ने की थी, और 1559 ईस्वी में की थी। तो ये भी ध्यान रखना है। और उसे राजधानी भी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। और अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जेमल और फत्ता नामक 2 सेनानायक को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जेमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जेमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां बनाई। तो ये ध्यान रखना है कि आगरा के किले पे ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है कि आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की 2 मूर्तियां किसकी लगाई हुई है, तो जेमल और फत्ता की। ये किससे, ये उदय सिंह के समय के सेनापति थे। और जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण, यानी पहला आक्रमण किया था, नहीं पहला तो उसने अलाउद्दीन खिलजी का हो गया था, चित्तौड़ पर ये दूसरी बार था। तो 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ को, तो जब जेमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन उनकी जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पे, आगरा के किले के बाहर है, हाथी पे सवार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको। तो आज देखिए महाराणा प्रताप, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा बड़ा भी है, इसको अच्छे से करेंगे अपन कल। तो आज के लिए इतना है, ओके। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे की क्लासें